नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं उन सभी की ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो इसलिए धैर्य आखिरी तक बनाए रखिएगा ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए कि आखिर यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अक्सर ये होता है कि जब भी यूपी टेट का परीक्षा होती है तो पिछले कई वर्षों के जो पेपर होते हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा के रख देते हैं। ये मान के चलिए कि कम से कम 30 से 50% क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आपने पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों को हल कर लिया, पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों को याद कर लिया, समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि आपकी ईवीएस की 50% तैयारी हो गई, यानी पर्यावरण अध्ययन की 50% तैयारी कंप्लीट हो गई। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने पेपर को पूरा सॉल्व करते हैं। 2015 से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ इनको समझना जरूरी है। शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम करना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो यहाँ पर मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जब हम चलेंगे तो हम अपने पैरों पर चलेंगे और जो हमारे हाथ हैं वो फ्री रहेंगे, और जब फ्री रहेंगे तो जो हमारा माइंड है उसके अनुसार हाथ काम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, इसी का सबसे बड़ा लाभ है दो पैरों पर चलने का। अब यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन देखिए दे रखा है, प्रेक्षण विधि की क्या सीमाएँ हैं? प्रेक्षण विधि की आपको सीमाएं बतानी है। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यह जो प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं वो ये सभी हैं, ये तीनों उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऐसी हैं, ये मितव्ययी नहीं है और इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। यही इसकी कमियां हैं, यही इसकी सीमाएं हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ये आपको बताना है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान पर अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम यही है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। जी इकोसिस्टम में क्या होता है? जीव समुदाय रहता है और जितने भी आपके पर्यावरण की चीज़ें हैं, फूल, पत्तियां, पेड़, पौधे, ये सब पूरा एक सिस्टम मिलाकर इकोसिस्टम बनता है और वहाँ पर सभी ये सब रहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये तो बिल्कुल सही है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई भी विधि नहीं है जहाँ पर किसी को प्रशासक के रूप में दिखाया जाए। तो यहाँ पर ये कह रहा है विशेषता नहीं है, तो यही एक विशेषता इसकी नहीं है। अगला भी पढ़ के देख लेते हैं। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, ये बिल्कुल इसकी विशेषता है। एक यही ऑप्शन सी है, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ाई के संबंधित में कोई भी काम करते हैं, किसी भी विकास के संबंधित में काम करते हैं, तो वहाँ पर शिक्षक को एक प्रशासक के रूप में नहीं दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैराग्राफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कार्डियोग्राफ क्या है, ये किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? नीचे कॉमेंट में बताओ कार्डियोग्राफ क्या है। सूर्य से निकटतम ग्रह आपको बताना है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे ज़्यादा निकटतम ग्रह बुध है।
और कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है, तो जो जितना नज़दीक होगा वो उतनी जल्दी चक्कर लगा लेगा। तो ये उसका आंसर भी यही बुध होगा कि सबसे पहले सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, बुध लगाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट कौन सा है, तो वो है आपका शुक्र। ये किसके निकट है, ये पृथ्वी के निकट है, तो इसका भी ख्याल रखना। और सूर्य के निकट सबसे ज़्यादा कौन है, ये आपका बुध है, ये इसका ख्याल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, वो क्या है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। गिर राष्ट्रीय, ये आप समझ लो, इसको आप याद कर सकते हो, गा से गिर और गा से गुजरात, इसको ऐसे याद कर लो। और गिर किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों बातों का ख्याल रखना कि गिर जो है वो गुजरात में स्थित है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था। ऐसा हुआ था कि एक बार उत्तराखंड के चमोली जनपद में वृक्षों को काटा जा रहा था, तो वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग थे उन लोगों ने क्या किया, पेड़ों से चिपक गए और उन पेड़ों को काटने से रोका। और इसको शुरुआत किसने की, इसको शुरुआत की सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका जो सही आंसर होगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यावरण शिक्षण में समस्या समाधान विधि का क्या गुण है। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, बिल्कुल सही, चयनात्मक, तो ये तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का ये तीनों गुण है, यानी ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने है वो देखते हैं, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे ज़्यादा कौन सी औषधि ली जाती है। आपको मालूम है ज्वर मतलब बुखार की बात हो रही है, तो आप खुद जान जाएंगे, ये ऑप्शन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि बुखार में सबसे ज़्यादा कौन सी टैबलेट ली जाती है। पैरासीटामॉल सबसे ज़्यादा ली जाती है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट, ये आपको बताना है। तो ये इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, वो है प्रोटीन। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लो। एक थे एफ सेंगर, इन्होंने क्या सबसे पहले गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाया था और ये सिद्ध किया था कि ये जो है ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड, सीधा सीधा क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आ जाता है कि इंसुलिन क्या है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है। और ये जो एफ सेंगर हैं, इनके लिए इन्हें 1958 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये याद रखना, इंसुलिन जो है वही फर्स्ट प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहाँ होता है, ये आपको बताना है। मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या फिर परागकोश में। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो परागकोश में होता है। क्लियर है। अगला है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो इसका सही आंसर है, प्राथमिक उपभोक्ता की बात करेंगे तो शाकाहारी होंगे। क्लियर है, क्योंकि आपको मालूम है जब हम लोग पिरामिड बनाते हैं तो वहाँ पर सबसे नीचे क्या होता है, वहाँ पर सबसे नीचे पौधे होते हैं, लेकिन ये उपभोक्ता नहीं होते, इनको हम लोग कहते हैं उत्पादक। ठीक है, इनका पूरा पिरामिड तो पता ही है, नीचे क्या होते हैं, पौधे, उसके ऊपर क्या होते हैं, कीड़े, फिर उसके ऊपर होते हैं सांप, फिर उसके ऊपर होते हैं मोर जैसे, यानी यहाँ पर होते हैं फर्स्ट उपभोक्ता, सेकंड उपभोक्ता और थर्ड उपभोक्ता, यानी इनको कहते हैं प्राथमिक, द्वितीयक। अब कीड़ों में जो आपके शाकाहारी आते हैं, ठीक है, वो सब होते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होंगे, जो शाकाहारी होते हैं, जो लोग मांस वगैरह नहीं खाते, जैसे आपके गाय भैंस ये सब होते हैं। प्याज, आलू, अदरक क्या है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें, सल्पत्र, तो ये है तना। इसको हमेशा याद कर लो, प्याज, आलू, अदरक बहुत बार पूछा जाता है, ये क्या है, ये तना है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दही निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसको रट्टा मार लो। दही निर्माण के लिए लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होता है। ठीक है, और ये भी यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछे, आखिर इसमें कौन सी क्रिया होती है जिससे दही का निर्माण होता है, तो वो होती है आपकी किण्वन। ठीक है, किण्वन, ये
एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूध से दही बनाया जाता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये लैंड स्टीनर ने की। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि आप नीचे कमेंट में बताओ आखिर कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर आपको पता है यानी कौन कौन से रुधिर वर्ग होते हैं, नीचे कमेंट में बताओ कितने होते हैं और उनके नाम लिख के नीचे बताओ, तब पता चले कि आप पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? यानी कौन पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, तो वो कौन सा अच्छा है? डीजल, पहले चल रहा है पेट्रोल, ये कुछ नहीं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग सीएनजी कहते हैं। सीएनजी जो है आजकल इसको बहुत पर्यावरण स्नेही के रूप में लिया जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे गाड़ी का माइलेज भी अच्छा होता है और ये पोल्यूशन भी बहुत कम दिखाता है। अब यहाँ पर ये देखो द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये क्या है? ये आपकी एलपीजी है जो आप घरों में यूज़ करते हैं। कभी कभी इसको गाड़ियों में भी लोग यूज़ करते हैं। एलपीजी की गाड़ी, जैसे सीएनजी की गाड़ी आती है वैसे एलपीजी की भी गाड़ी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पर्यावरण स्नेही कौन है? सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, तो ये आपको पता होना चाहिए, पैरामीशियम है। पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, ठीक है। इसको एक कोशिकी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका शरीर होता है वो मात्र एक कोशिका से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादक उत्पाद साबुन का विस्थापन है? साबुन का विस्थापन, या कह सकते हैं साबुन का सब्स्टिट्यूट है, या हम कह सकते हैं कि साबुन की तरह रिएक्ट करता है, तो वो है आपका रीठा, ठीक है। रीठा जो है वो साबुन का विस्थापन है। रीठा का इस्तेमाल आपने शायद सुना भी होगा कि इसको बालों में इस्तेमाल किया जाता है, बाल इससे ज़्यादा बढ़िया भी हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, सबसे ऊपर क्या हो सकता है? सबसे नीचे से बात करते हैं। सबसे नीचे क्या होंगे? हरे पौधे होंगे, अभी मैंने आपको समझाया था। और ये हरे पौधे उत्पादक होते हैं, ना कि उपभोक्ता नहीं होते, उत्पादक होते हैं, यानी ये उत्पादन करते हैं, ये कुछ खाते नहीं हैं, ये उत्पादन करते हैं। अब इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर होंगे प्राथमिक वाले, यानी फर्स्ट वाले होंगे। फर्स्ट वाले क्या है? इसमें बताया गया जैसे कीड़े। अब इसके ऊपर एक और लेयर होगी, वो सेकेंड उपभोक्ता होंगे, वो क्या होंगे? ये है सांप आपके सामने। और इसके ऊपर थर्ड उपभोक्ता है, वो है मोर, क्योंकि मोर सांप को खा लेता, तो वो हो जाएगा थर्ड उपभोक्ता। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड। अब यहाँ पर कहीं थर्ड तो है नहीं, तो ये हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ये मैंने यहाँ पर ये बनाया था, लेकिन ये होता है एक पिरामिड टाइप का होता है, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये पिरामिड टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट क्या है इनमें से? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। अब गैसीय की बात हो रही है तो धुआं की ही बात होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान से क्वेश्चन होते हैं कभी कभी, तो उनको आप आसानी से कर भी सकते हो। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित? तो यहाँ पर जो सही आंसर है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, इन्हीं का दूर दूर तक प्रसारित किया जा सकता है। आगे देखते हैं, जब एक जीव लाभ लेता है तो बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, तो वो क्या कहलाता है? जब एक जीव लाभ लेता है कब? जब वो दूसरे सहवासी को प्रभावित नहीं करता है, उस समय जब जीव लेता है तो उसको क्या कहते हैं? परजीवी, सहभोजी, या फिर मृतोपजीवी, या फिर सहजीवी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सहभोजी। क्लियर है? सहभोजी जीव कहा जाता है अगर वो दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभाओं में कौन अध्यक्षता करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश? ये नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री नहीं करता, राष्ट्रपति नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति करता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में आप बताओ, अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या ऐसे भी आप न्यूज़ देखते हो, तो आप बताओ वर्तमान में उपराष्ट्रपति भारत का कौन है? यही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये चीज़ आप जान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर।
संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है और ये चूना पत्थर के कायांतरित से बनती है। यानी पहले वो चूना पत्थर होती है और फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, वो चेंज होता रहता है और लास्ट में क्या बनती है, संगमरमर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। आपको जैसे पता सोडियम क्लोराइड, आपको ये पता ही है कि जो पानी होता है महासागरों में वो नमकीन होता है, नमक का पानी होता है। तो नमक कहाँ इसमें दिख रहा है, इसमें नमक कहाँ है, यही है ऑप्शन सोडियम NaCl। ये किसका सूत्र है, एक तरीके से नमक का ही सूत्र है। आगे देखते हैं प्लेग क्या है। प्लेग कौन सी बीमारी है, विषाणु जनित, कवक जनित, जीवाणु जनित या फिर खनिज जनित बीमारी, ये आपको बताना है। तो ये मान के चलो जो प्लेग है वो जीवाणु जनित बीमारी है। और ये फैलती कैसे है, एक जीवाणु होता है जिसे कहते हैं बैसिलस पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस, ठीक। तो इसका ख्याल रखना, ये अगर जीवाणु का नाम भी पूछ ले तो आपको समझ जाना है। और दूसरी बात, आखिर प्लेग बीमारी फैलती किससे है, तो ये चूहों से फैलती है, इसको भी आप जान लो। प्लेग किससे फैलती है, चूहों से फैलती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली, जलोढ़, लाल या फिर बलुई? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर कहे कभी पूछ ले कि कितने प्रतिशत, भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर ये पाई जाती है, तो 43.4% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2016 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, भी मैंने आपको बताया था। पहले चरण के जो उपभोक्ता होते हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी। क्लियर है। और उसके ऊपर द्वितीय चरण में वो मांसाहारी हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, ये आपको बताना है। नीम, देवदार, चीड़, ओक। अब अगर आप अपने इंडिया में रहते हैं, सीधी सी बात है, तो आपको पता होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैविक कीटनाशक कौन सा है? नीम है। ये तो बच्चा भी बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत आपको बताना है। देखो ये ऐसा है कि कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं, इसकी ऊर्जा हमेशा चलती रहती है। सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके सामने दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या फिर चंदन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैक्टस। कैक्टस जो है वो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है। कैक्टस कैसा होता है? कांटेदार होता है, वो आप लोगों ने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि या फिर शुक्र? तो ये शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। कभी कभी ये आ जाता है कि शनि के कुल कितने उपग्रह हैं, तो ये 62 उपग्रह हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जो टाइटन है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और अगर बात करें कि सौर मंडल का ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, क्योंकि पृथ्वी भी एक ग्रह है और इसका उपग्रह कौन है, ये आप बताओ। नीचे कमेंट में बताओ पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, नीचे कमेंट में बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। ठीक है। जेट्रोफा जो है वो 175 प्रजातियों की वनस्पतियों का एक समूह है। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? ये भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये क्या होता है? एक झाड़ियों के रूप में होते हैं। क्लियर है। इतनी जानकारी आपको मिल गई। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1982, 1986, 1992, 1996। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 1996। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाया था और ये 1996 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? हिमनदों में वृद्धि,
कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या फिर वनों में वृद्धि। तो इसका सीधा सा आंसर है जितना ही CO2 बढ़ेगा उतना ही हमारी पृथ्वी का ताप भी बढ़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये आप समझ लो। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। तो इसका सही आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता, अगर आप इनमें से अगर आप ना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कर लो तो आपको पता हो जाएगा जहाँ पर सदाबहार है वहीं पर आपको ज़्यादा जैव विविधता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा किया गया है? लावा द्वारा किसका निर्माण होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। ये जो काली मिट्टी है ये पृथ्वी पर पाई जाती है। इसका निर्माण जो है वो लावा द्वारा होता है। जब पृथ्वी के अंदर से गरम गरम लावा और मैग्मा निकलता है तो ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है और फिर पृथ्वी के चारों तरफ मतलब पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है और ये काली मिट्टी का रूप ले लेता है। और ये जो मिट्टी है ये खेती के लिए बड़ी ही उपजाऊ मानी जाती है। अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, या फिर मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर है समताप मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की यानी जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेज निकल रही हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो वो है समताप मंडल। क्लियर है। समताप मंडल ही वो है जो UV रेस यानी जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। क्लियर है। कई तरह की इसका जो इसकी लेयर्स होती हैं वो कई लेयर्स होती हैं, तो उनमें से जो समताप मंडल है वही पृथ्वी की सतह पर आने से सूर्य की UV रेस को रोकती है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। अब गंगा एक्शन प्लान है, आप सभी को पता होगा गंगा जी कितनी गंदी हो चुकी हैं। अब उसको साफ करने के लिए ही तरह तरह के प्लान लाते रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। इतनी सरकारें आई, इतने बार प्लान बनाए गए लेकिन गंगा को आज तक कोई साफ़ नहीं कर पाया, क्योंकि किसी भी सरकार की नीयत में नहीं है कि उसको साफ़ किया जाए। आते हैं, बजट जारी होता है, लोग खाते पीते हैं, चले जाते हैं, लेकिन गंगा कभी साफ़ नहीं हो पाई। नीचे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? याद कर लो, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा झीलें हैं। अगला है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। अगर आप यहाँ पर देखो, अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो तो आपको पता चल जाएगा बहुमूल्य निधि क्या है, छात्रों का विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वो एक क्या है? अगर परिकल्पना को बार बार किसी भी चीज़ को बार बार टेस्ट किया जा रहा है और वो सही हो रही है तो इसका मतलब उसको क्या मान लिया जाएगा कि अब वो एक सिद्धांत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है वो है विचार गोष्ठी और कार्य योजना। इसको शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है हीलियम। क्लियर है। हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्योंकि ये एक क्या है, ये एक रासायनिक तत्व है, ये याद रखना, रासायनिक तत्व है। ये एक तरीके से कह सकते हैं निष्क्रिय गैस है, या क्या है हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये एक नोबल गैस है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता, ठीक, इसमें कोई गंध नहीं होती और इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता। ठीक है। और ये कैसी गैस है? नोबल गैस है, या कह सकते हैं निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? अब ध्वनि प्रदूषण यानी ध्वनि को मापना है तो डेसिबल की इकाई का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा और सिंधु। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने देश में जो नदियाँ हैं, ये मान के चलो कि 90% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
बंगाल की खाड़ी में 90% नदियाँ गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो आपके लेफ़्ट साइड में गिरती हैं अरब सागर में, वो कुछ नदियाँ हैं। अब ये पूछ रहे इनमें से कौन सी नदी है जो यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी इन सब में? स्वर्ण रेखा। और ये जो तीनों नदियाँ हैं ये धारा के विपरीत जाकर बंगाल की ये आपके अरब सागर में गिरती हैं। क्लियर है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? हिमानी द्वारा किसका निर्माण हुआ है वो आपको बताना है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। ठीक है, यू आकार की घाटी का निर्माण जो है वो बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, हिम नदियाँ होती हैं, उनसे होता है। और इस घाटी का आकार तो जैसा कि आपको पता ही है यू आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है इनमें से? इनको चारों को ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी इसका सही आंसर निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो शिक्षक का क्या धर्म है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है या कोई काम नहीं करके ला रहा है तो ऐसी कंडीशन में टीचर को क्या करना पड़ेगा? उसके कारणों को जानना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहा है, और कारण जानकर उसे सही दिशा निर्देश देना कि बेटा ऐसे कर लो वैसे कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? मृदा से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो ये आपको बताना है ग्रीन मफलर क्या है। अब आपको ग्रीन मफलर लगेगा तो आपको लगेगा कि कोई ग्रीन पेड़ पौधे से संबंधित होगी। ग्रीन मफलर जो है वो आपका ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। ग्रीन मफलर आखिर होता क्या है? ग्रीन मफलर एक ऐसा एक तरीके से प्रक्रिया, एक सिस्टम है, इससे क्या होता है प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जाता है और इससे जो ध्वनि प्रदूषण से होने वाला शोरगुल है वो ग्रीन मफलर से कम होता है। आपने देखा होगा सड़क किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, पूरी पेड़ों की बेल्ट लगा दी जाती है। इससे क्या होता है जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसको रोका जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से कौन सा अलग करता है? लाल, काला, अरब, भूमध्य। तो भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, इसको ध्यान रखना। इसका जो क्षेत्रफल है वो 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। भूमध्य सागर का जो क्षेत्रफल है वो 25 लाख किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। तो ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारी ओजोन लेयर है उसकी रक्षा करनी है और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, इसीलिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? आपको अभी मैंने बताया प्राथमिक उत्पादक नहीं होते, उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं, उपभोक्ता होते हैं प्राथमिक उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता आपके शाकाहारी जीव होते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया। देखो जितने भी क्वेश्चन है आप देखोगे कहीं ना कहीं से वो रिपीट हो के आ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन पेपर में भी तो ये इस तरह का क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में भी है और आगे आप देखेंगे उनमें भी आएगा। देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन पिछली बार का पूछ लिया गया। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्करों को क्या कहते हैं? ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी आ गया और इसमें भी आ गया। तो ये है जैव भू रासायनिक चक्र। मैंने आपको बताया अगर आप पिछले पेपर को पढ़ लोगे तो मान के चलो कि 30 से 50% तैयारी आपकी ऐसे ही हो गई। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण को उत्पन्न करता है? तो ये आपको बताना है। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? संकटग्रस्त ये कहाँ पाया जाता है? संकटग्रस्त है मतलब अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये पाया जाता है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये क्या होता? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको शॉर्ट में मिक भी कहते हैं, MIC भी कहते हैं।
अगर दोनों में से कोई भी आपको मिल जाता तो यही आंसर होता। मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से भोपाल में गैस रिसाव हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? अपने भारत देश में क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? सर्दियों में मनाया जाता है, लेकिन ठीक उसी समय कहीं पर गर्मी हो रही होती है और वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। गिर वन जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? अभी पिछले पेपर में भी यही सेम क्वेश्चन आया था, इस पेपर में भी आ गया, बस खाली वहाँ पर राज्य का नाम पूछा था और यहाँ पर क्या पूछा गया है? जानवर का नाम पूछा गया है, तो वो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर शेर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि गिर कहाँ स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके सामने अगला पेपर आ चुका है, ये आप देखिए। फिर से कई चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना है कि आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अब यहाँ पर आपके सामने वर्ष 2017 का ईवीएस पेपर है, ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम ये कब पारित किया गया? 1960, 1962, 1972 या फिर 1975? तो वन्य जीव सुरक्षा परिषद 1972 में पारित किया गया। एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। एग मार्क क्या होता है? ये एक तरीके से प्रमाणिक चिन्ह होता है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, और ये किस पे लगता है? ये कृषि पदार्थों पे लगता है, एक तरीके से कह सकते हैं खाने पीने वाली चीज़ों पे लगता है, ठीक है। इसका जो शुरुआत की गई थी वो 1937 में शुरुआत की गई थी, और इसका जो ये है गुणवत्ता से रिलेटेड है। ये क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ है? कहाँ के जल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पाया जाता है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पाया जाता है। अब एक तरीके इसके बारे में बात कर लें, जो आर्सेनिक होता है उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता, कोई भी उसमें महक नहीं आती, कोई भी मतलब गंध नहीं होती। ये जो है जल में आर्सेनिक मात्रा जब बढ़ती है तो कई बीमारियों को जन्म देती है, जो त्वचा का फटना और त्वचा का कैंसर, फेफड़े और यूरिनल में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये चीज़ें आर्सेनिक की वजह से होती हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। बाघों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। बाघों की घटती संख्या के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1973 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया अभी आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो के आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, तो ये किन होगा। अगला क्वेश्चन है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान से लिया? आपको मालूम है कि जो हमारे देश का संविधान है उसमें कई चीज़ें हैं, मौलिक कर्तव्य हैं और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, तो दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं और अपने देश का संविधान को एक कंपाइल कर दिया गया है, उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, ये आपको बताना। तो ये यूएसएसआर से लिए गए हैं, जिसको हम लोग सोवियत संघ कहते हैं, जिसको आज की टाइम हम लोग रूस कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ ले कि मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में दिया गया, तो ये अनुच्छेद 51A में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 51A का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। अगला है ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को, जिसे कहते हैं उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम या फिर नागासाकी? तो ये जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका जो मुख्यालय वो एम्स्टर्डम में है। अगर ये कहें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। क्लियर है? इसका जो मुख्यालय वो एम्स्टर्डम में है, और एम्स्टर्डम कहाँ है? ये नीदरलैंड में है, ठीक है। ये भी आप याद कर लो। कभी कभी यहाँ पर मान लो ये नाम ना दे के किसी देश का नाम दे देते, चारों देशों के नाम होते, तो ऐसी जगह हमें नीदरलैंड को सेलेक्ट करना होता। फूलों की घाटी ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। फूलों की घाटी जो है वो एक राष्ट्रीय पार्क में स्थित है, और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। इसका जो सबसे पहली बार पता लगाया गया था वो एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे, उन्होंने इसका पता लगाया था।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बच्चे को पता है 206 होती हैं। लेकिन अगर कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि जन्म के समय बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो हम कह सकते हैं 270 से ज़्यादा हो सकती। कहीं आपको 270 ऑप्शन मिल सकता है, कहीं आपको 300 ऑप्शन मिल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा इनमें से क्या है? आपके सामने देखो, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 22.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 23 डिग्री साउथ। तो मकर रेखा की जब भी बात होगी तो वो होगा 23.5 डिग्री साउथ। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ भरना है और यहाँ पर का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है, तो ये आपको बताना है। तो प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। क्लियर हो गई बात। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल स्वच्छ ईंधन है। यह एक उच्च ऊष्मीय मान का है, या नीली ज्वाला से जलने वाला है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो यहाँ पर क्या सत्य नहीं है ये आपको बताना है। LPG के बारे में क्या सत्य नहीं है? LPG जो है वो स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल यहाँ पर सत्य नहीं है। स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल उच्च ऊष्मीय मान का है, नीली ज्वाला से जलता है और यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। देखो यहाँ पर ये जो LPG होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो उत्सर्जन है उसको कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये है और ये तीसरा आपका, चौथा आपका गलत हो जाएगा, सत्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसकी रचना, ये किसकी रचना है? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन की है, क्योंकि डार्विन का मानना था कि जो प्रकृति है वो अपना विकास खुद करती है। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने ये अपनी किताब को प्रकाशित किया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो पुष्कर मेला राजस्थान में है और राजस्थान में होता है, अजमेर ज़िले में होता है, ठीक है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। वहाँ पर किसका मंदिर है ये भी पूछा जाता है, तो ये आपका ब्रह्मा जी का मंदिर है, याद रहेगा, ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये याद कर लो, जिनेवा, हेग, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हेग में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि इसका जो मुख्यालय वो हेग में, ये आपको पता है, और ये हेग कहाँ है? नीदरलैंड में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कब स्टार्ट हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1946 में स्टार्ट हुआ था। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। घोषणा पत्र जारी कर दिया गया था 1945 में, लेकिन जो इसका वर्किंग है वो 1946 में स्टार्ट की गई थी। अगला है आपके सामने, संयुक्त संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? ये आपको बताना है। 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1950, 13 नवंबर 1950। तो जनगण मन जो है वो है राष्ट्रीय गान, ठीक है। और इसको क्या है, बंगाली में लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसको सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। इसको आप ध्यान लो, 1911 में गाया गया था। और इसकी जो अवधि है वो 52 सेकंड की है, 52 सेकंड की है। लेकिन संविधान सभा में हिंदी भाषा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले 1911 में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, और इसकी जो अवधि है वो है 52 सेकंड की अवधि है। गिरसेर परियोजना कहाँ स्थित है? देखो बार बार, तीनों बार पेपर में ये पूछा जा चुका है। गिर से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आ रहा है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में कौन सा सबसे अधिक हानिकारक है? ये आपको बताना है। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है वो है अल्ट्रावायलेट सी। 3 तरीके की किरणें होती हैं, ए, बी, सी, और इन सभी में सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट सी ये हानिकारक होती हैं। ओजोन परत इनका अवशोषण कर लेता है। अगर अवशोषण ना करे तो ये पृथ्वी पर आएंगी और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। इससे त्वचा रोग हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक कौन सा नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर फास्फोरस? तो जो कवक है ये एक परजीवी पौधा है, ये जो परजीवी पौधा है ये अजैविक घटक नहीं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। आपको मालूम होगा ज्वालामुखी दो तरीके के होते हैं, एक जो एकदम सुप्त पड़े हैं और एक जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और एक ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी अपना निकलने लगते हैं, उसमें लावा मैग्मा निकलने लगता है। तो ये जो कोटोपैक्सी है ये जो एक जागृत ज्वालामुखी यानी कह सकते हैं एक्टिव है, और ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, सिसिली, हवाई, एंडीज या फिर रॉकीज में। तो ये आपका कोटोपैक्सी जो है वो एंडीज में है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में ये स्थित है, वहाँ पर है ये विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में से एक है, एंडीज में जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF से आशय क्या है? WWF, अब चूंकि हम लोग EVS में ये चीज़ पढ़ रहे हैं, अब WWF कहीं और पढ़ते तो उसका कुछ और मतलब होता, लेकिन हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ संरक्षण संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, याद रहेगा, ग्लैंड शहर में है स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भाई ये बताओ? अरावली श्रेणी, लद्दाख, गंगोत्री ग्लेशियर और मिलाप ग्लेशियर, तो ये आपको बताना है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर आपका सी हो जाएगा। अभी जिसकी मैंने बात की थी, गंगा एक्शन प्लान किसके लिए बनाया जा रहा था? जल की गुणवत्ता को सही करने के लिए, ये वही गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने के लिए निर्धारित है, संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन इतने सरल दे देते हैं कि कोई भी बता सकता है। अब देखो यहाँ पर प्रदूषण कहाँ आ रहा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये इसका मुख्य काम यही है कि प्रदूषण को कंट्रोल करना है, और पता नहीं ये काम करती भी है कि नहीं करती है, क्योंकि जब भी आप अपने गाड़ी का आप प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने जाओ तो वो लोग बिना गाड़ी को देखे ही सर्टिफिकेट दे देते हैं। कोई संस्था काम नहीं कर रही है, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो बिल्कुल नहीं काम कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल या फिर आयन मंडल? तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पास में वायुमंडल का जो ये वाला मंडल है, ये मतलब पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा है, तो वो आपको बताना है, तो वो है क्षोभ, ठीक है। तो इसको आप याद कर लो, इसकी एक ट्रिक भी है, आप ट्रिक बताओगे तो मैं बता दूंगा। आगे देखो, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और तिब्बत के मानसरोवर झील याद रखना, मानसरोवर झील के निकट एक हिमानी है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? ये आपको बताना है। ये जैसा कि मैंने अभी पिरामिड आपको बताया था देख के, तो जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं उनको कहते हैं कि अंतिम स्तर के उपभोक्ता, और वो होते हैं मांसाहारी। क्लियर है? नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपको पता है सूर्य प्रकाश है, ठीक है। ये बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़ा, और ऐसा ऊर्जा का स्रोत कि कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? याद रखना, स्थायी कितने सदस्य हैं वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। वो हैं आपके 5, और वो 5 कौन कौन से ये भी जान लो। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, पांचों बड़े बड़े देश हैं, और ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। बाकी जो अस्थाई सदस्य हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अस्थाई सदस्य और ये स्थायी सदस्य, इनमें जो वोटिंग की पावर है वो इन्हीं 5 देशों के पास ही होती है।
और ये किसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945। ठीक, इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या फिर असम। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और इसको बाघ रिजर्व भी कहते हैं, ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे 1955 में मिला था, ध्यान रखना 1955 में राजस्थान में है। क्लियर है, अलवर जिले में। 2017 के पेपर के बाद अब आते हैं 2018 के पेपर में। किस वर्ड की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं? एंथोसाइनिन, कैरोटीनाइड, लाइकोपेन या फिर क्लोरोफिल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लोरोफिल की वजह से जो पेड़ हैं वो हरे होते हैं। क्लियर है, ये क्या है? एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, तो इसको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो क्या हैं? एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफाब्रियर्सी फैमिली को कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती हैं? देखो अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। बायोडीजल से रिलेटेड कौन है? जेट्रोफा है। ठीक है, जेट्रोफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इसे औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ओसिमम सेक्टम किसका नाम है? ये तुलसी का नाम है। तो ये आपको पता हो गया, एक बार में ही आप इसका टिक कर सकते हो। और इसमें ये भी दिया है, ये सबसे पवित्र है, हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। तो इनमें से चारों में कौन सा है? तुलसी का ही बहुत महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पानी पीने योग्य, आशुद्ध जल या फिर नल का पानी। तो ये कौन सा है? ये पानी पीने योग्य है, इसी को सबसे सुरक्षित जल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस? देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो मिसाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में मिक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर होगा 5 जून होगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम कहें कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी, तब से ये मनाया जा रहा है। MS स्वामीनाथन क्या थे? पारिस्थितिक वैज्ञानिक, पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक या फिर पक्षी वैज्ञानिक। तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। स्वामीनाथन को भारत में गेहूं की हाई क्वालिटी की जो उपज होती हैं, फसलें होती हैं, इनको उगाने के लिए इनको जाना जाता था, और इन्हीं के द्वारा हरित क्रांति लाई गई थी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो हैं आपके MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। तो अब वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ही जगह होगी कहीं ना कहीं। ये कहाँ है? ये देहरादून में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ये आपको बताना, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? सोख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, यहाँ पर 131 नंबर, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाला जीव क्या कहलाता है? शाकभज्जी, पृथकभक्षी, मांसभक्षी या फिर रसायन भक्षी। तो इसको आप कैसे बताओगे कि जो अपशिष्ट उत्पादों को खाता है वो क्या? अपशिष्ट का मतलब जो चीज़ें सड़ने लगी हैं उनको कौन खाता है? उसको खाता है मृतक भक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्त भौम जल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करते हैं? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो तप्त भौम जल ये भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिम, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल। तो ये पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। क्लियर है, पश्चिमी घाट की उच्च ऊंचाई के क्षेत्रों में ये पाया जाता है, और ये ज़्यादातर कहाँ आपको मिलेंगे? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोक्कारेबेलूर, नेल्लापट्टू, कुंथुकुलम या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या, मछली में क्या अधिक मात्रा में पाया जाए और उसको खा लो तो मिनीमाता रोग हो जाता है, वो क्या है ये आपको बताना है। तो पारा, अगर किसी मछली में पारा की मात्रा अधिक हो गई है तो खाने वाले व्यक्ति को मिनीमाता रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस जगह हुआ है। ओजोन परत, आपको मैंने बताया था ना, पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी लेयर है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस यानी पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। तो उस ओजोन परत का कहाँ पर सबसे ज़्यादा उसको डैमेज हो रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ ये बताना है। भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा ह्रास हो रहा है, या कह सकते हैं कि ओजोन परत को डैमेज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। रेड डाटा बुक किससे रिलेटेड है। रेड डाटा बुक ऐसी बुक है जिसमें उन जीवों के नाम दर्ज किए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है जो विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विलुप्ति के करीब, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। देखो ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, जब उस समय ये क्वेश्चन पेपर आया था तो उस समय यहाँ पर आपको फिलहाल इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ उस समय रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है। 140 नंबर, इसकी 40 नंबर है। आहूत की बात की जा रही है यानी बुलाने की बात की जा रही है, अध्यक्षता की बात नहीं की जा रही। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, वो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत दोनों सदनों की एक साथ बैठक करा सकता है और कई बैठकें करा सकता है, लेकिन 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि आखिर कितने सत्र होते हैं। सामान्यतः संसद में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, इस तरह कुल मिला के 3 सत्र होते हैं सदन में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 3, 9 या फिर आपका 6 और ये आपका 4। तो 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, या फिर संसद की शक्तियों से। तो ये आपका है शहरी स्थानीय स्वशासन है 74वां संविधान संशोधन। 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था और संविधान में एक नया भाग जुड़ा था, उसको कह सकते हैं आपका IXA। ठीक है, यानी 9A ये जुड़ा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। कौन सी गैस वर्षा के पानी में घुल जाए तो उसका जो पानी है वो अम्लीय हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अगर वर्षा के जल में घुल गई तो उसका जो पानी है वो अम्लीय हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया। तो ये लिया गया आपका इंग्लैंड से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। कौन जारी करेगा, भारत का निर्वाचन आयोग जारी करेगा। सीधी सी बात है, चुनाव हो रहा है तो कौन सूचना जारी करेगा, निर्वाचन आयोग। अगला है, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं। अगर जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। उसमें सभी लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। किससे पूछते हैं, जो भारत सरकार में इस समय मंत्रीगण हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं विपक्ष के लोग। वर्षा जल संग्रहण क्या है ये आपको बताना है। कितना आसान है, वर्षा जल को जमा कर लेना, भंडारण कर लेना, यही संग्रहण है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षण है ये आपको बताना है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षण है, ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में है। ठीक है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, ये आपको बताना है।
सबसे पहले क्या आता है? उत्पादक, फिर आता है उपभोक्ता, फिर आता है अपघटक। तो यही आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2018 वर्ष का जो पेपर है ईवीएस का, यानी पर्यावरण अध्ययन का, उसका जो है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा यही गैस उपस्थित है आपकी धरती पर। अब बढ़ते हैं वर्ष 2018 के बाद वर्ष 2020 के पेपर के बारे में, इसको हम लोग देख लेते हैं। आपको ये सारे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? मानसून, टैगा, टुंड्रा या फिर गर्म मरुस्थल? तो टुंड्रा जो है, टुंड्रा वहाँ पर ये रेंडियर पाया जाता है। टुंड्रा एक तरीके का बायोम होता है और यहाँ पर बहुत ठंडे रेगिस्तान होते हैं, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, वहाँ पर क्या पाया जाता है? रेंडियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, डाउन्स, पेरीज, पम्पास या फिर कंपास? तो जो कंपास है वो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ठीक है। अगर ये कहें कि जो कंपास है ये शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं, लेकिन बाकी के जितने हैं ये सब शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। अगर हम डाउन्स की अगर बात करें, एक एक को समझ लें। डाउन्स क्या है? ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर प्रेरीज की बात करें, प्रेरीज क्या है? ये आपके उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है। पंपास की अगर बात करें तो ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा सब कुछ, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर है एशिया। ठीक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये विश्व के कुल भाग का लगभग 30% है। ठीक है, पूरे विश्व के लगभग 30% है। और अगर बात करें कि पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी रहती, पूरे विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में रहती है। अगला है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू जनजाति कहाँ निवास? उत्तराखंड, झारखंड, थार मरुस्थल, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र। ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित था, थारू जनजाति जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र दोनों में, लेकिन आयोग ने यानी यूपी टेट के आयोग ने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र इसको सही आंसर माना था। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? तो भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्लियर है। भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित है और ये राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर है। भिलाई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ये आपको बताना। मंत्रिमंडल में, पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में, विधानसभा में। बताना है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। ये है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है। भारत का जो संविधान था, जो 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है, उसमें अनुच्छेद 40 में यह कहा गया था कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? किसी राज्य का राज्यपाल अगर आपको बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए? 50, 30, 35, 45? 35 उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रखा है, 2 सूचियां दे रखी हैं, आपको इनमें मिलाना है। ये आप देख लीजिए यहाँ, इसको कैसे मिलाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि सही कूट चुने, यानी ये मिले हुए हैं लेकिन इसमें से सही कौन सा है? तो भारतीय संघ का जो नेता होगा प्रधानमंत्री होगा, बिल्कुल सही है। राज्य का सरपंच नहीं, राज्य का तो मुख्यमंत्री होता है। नगर निगम का राज्यपाल नहीं होता है, नगर निगम का मेयर होता है। ग्राम पंचायत का क्या होता है? सरपंच या फिर प्रधान होता है, यानी ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? अनुच्छेद 356 का, तो जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर केरल? तो अनुच्छेद 356 क्या है? वो एक तरीके से आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 356 में। वहाँ पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा।
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ किया गया, ये केरल में प्रयोग किया गया 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता है? चुंगी कर, मनोरंजन कर, गृह कर, उपरोक्त सभी। तो जो नगर निगम द्वारा वो लगाया जाता है, गृह कर लगाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन किसके बीच चली थी, ये आपको बताना है। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 1843 में जो अंग्रेज गवर्नर थे उनके प्रयासों से 1853 में पहली यात्री ट्रेन चली थी। वो चली थी आपकी बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। ये चीज़ याद रखना, बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी और लगभग ये 33 किलोमीटर के आसपास ये ट्रेन चली थी। ठीक है, डेट भी एग्जैक्ट याद कर लो, 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। सोनपुर है कहाँ? ये आपके बिहार में। ठीक है, सोनपुर कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किस साल हुई, ये आपको बताना है। 1971, 81, 1951, 1961। तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में एकता से संबंधित मुद्दों पर समाधान करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के बाद 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो पहली बैठक कब हुई थी? 1962 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका ख्याल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 1922 और अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 से 18 में क्या मिलता है? समता के अधिकारों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, चीन। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण कौन सा है? काइटन, एकिनस, यूप्लेक्टा, लीच। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो वो है यूप्लेक्टा आपका अचल जीव का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? प्रोटीन अणुओं की इकाई आपको बताना है, वो क्या है? तो अमीनो अम्ल, विटामिन और ग्लूकोज और वसा अम्ल। तो ये आपको बताना है। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल इसकी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है? रिक्तिकाएँ, तारकाएँ, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति या फिर लवक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है तारकाएँ, सेंट्रोसोम। यहाँ पर ये जो अंग है पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है यकृत यानी लीवर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? गौरैया, तोता, सारस क्रेन या फिर मोर। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो आपका क्या है? सारस क्रेन। अगला क्वेश्चन है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? रेखीय, नगरीय, अपखंडित या फिर ग्रामीण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है अपखंडित। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यानी इनमें से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी के द्वारा बना हुआ है? तो किलिमंजारो जो है वो ज्वालामुखी के कारण बना है। ठीक है, और ये अफ्रीका का उच्चतम सबसे ऊंचा है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 19,341 फीट। ठीक है, और अगर मीटर में कहें तो 5,895 मीटर हो अफ्रीका का सबसे ऊंचा। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। मुंबई तट, गंगा डेल्टा, कच्छ तट या फिर गोवा तट, ये आपको बताना है। तो एलिफेंटा द्वीप ये आपका बम्बई में स्थित है। आगे देखते हैं अगला, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। अब वर्षा कितनी होती है वो आपके सामने ऑप्शन है। तो इसमें ये आपको बताना है वर्षा कहाँ, 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर मानसूनी वन
पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कार्बी एंगलांग पठार, इसका विस्तार है, इसका विस्तार कहाँ है ये आपको बताना है। तिब्बत का, शान का, प्रायद्वीपीय पठार या फिर हिमालय का। तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह इनमें से कौन सा है ये बताना है। एक्रोनिया क्रॉसिपस जलकुंभी, सिनोडोन डेक्टालाइन दूब घास, लैंटाना कैमारा या फिर पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रेस घास। तो ये जो बंगाल का आतंक है ये जलकुंभी को कहते हैं और ये इसका नाम है एक्रोनिया क्रॉसिपस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो देख लेते हैं। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है ये आपको बताना है। ये प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है कि वो प्रजनन नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसका क्या नाम है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको ध्यान से समझ लो। साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन। तो एथिलीन जो है वो पादप हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायु जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम, विब्रियो, एजेटोबैक्टर या फिर राइजोबियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है एजेटोबैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए या फिर सी डीएनए। तो कोशिका में सामान्य रूप से बी डीएनए पाया जाता है। ठीक है। अगर बात करें डीएनए की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। इसको नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। 1665 में इसकी खोज की गई थी और सामान्य रूप से कौन सा बी डीएनए पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। इस तरह ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने 2016 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को हमने यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। तो इसका ख्याल रखना, इसको सारे क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो, तिबारा से पढ़ लो, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये मान के चलिए कि आपकी 30 से 50% तैयारी ईवीएस में हो गई। ठीक है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं तो इसको ज़रूर पढ़ लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।